माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आकाश कुमार सोनी अपने इस नए YouTube चैनल पर एक नए सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसका पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में संख्या पद्धति भी कहते हैं। अब जो ये नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, इसमें जो हम सबसे पहली चीज सीखेंगे वो है डिजिट्स। क्या है पहली चीज? डिजिट्स। हिंदी में इसको हम अंक भी कहते हैं। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अंक होते कितने हैं, ठीक है, तो अंक जो होते हैं वो कुल 10 होते हैं। कहां से लेकर कहां तक? 0 से लेकर 9 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कुल अंक हैं कितने? कुल 10 अंक हो गए। आप इनको गिन भी सकते हैं। ठीक है। तो अंक होते कितने हैं? कुल 10। कहां से लेकर कहां तक? 0 से लेकर 9 तक। अब इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? तो आप खुद देख सकते हैं, जो सबसे छोटा अंक है वो है 0। और सबसे बड़ा अंक क्या है? तो आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर? चलिए, अब बात ये आती है कि अंकों का यूज हम करते कहां पर है। तो जो अंकों का यूज किया जाता है वो संख्या बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए? संख्या मीन्स नंबर्स बनाने के लिए किया जाता है। अब अगर आपको कोई भी संख्या लिखनी है, जैसे मुझे 25 लिखना है, तो मैं किन किन अंकों का यूज करूंगा? 2 और 5 का यूज करके मैंने कौन सी संख्या बना दिया? 25 बना दिया। अब यदि मुझे 136 लिखना है तो मैं किन किन अंकों का यूज करूंगा? 1, 3 और 6। 1, 3 और 6 का यूज करके मैंने कौन सी संख्या बना दिया? 136 बना दिया। तो इस प्रकार से हम अंकों का यूज किस लिए करते हैं? संख्या बनाने के लिए करते हैं। अब जो ये संख्या होती है ये कई प्रकार की होती है, तो एक एक करके हम इन संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो अब हम जानेंगे संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है। चलिए, जो सबसे पहली संख्या होती है वो होती है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है। अब प्राकृत संख्या हम कहते किसको हैं? ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो। कहां से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और कहां तक जाए? अनंत तक जाए। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि संख्याओं का कोई भी अंत नहीं होता, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको अनंत बोलते हैं। इन इंग्लिश वी से इन्फिनिटी। तो ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और कहां तक जाए? अनंत तक जाए। तो इन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं ये सभी की सभी प्राकृत संख्याएं। अगर आपसे कोई पूछे 1 क्या है तो आप क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। 4 क्या है? प्राकृत संख्या। 6 क्या है? प्राकृत संख्या। 7 क्या है? प्राकृत संख्या। ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है। तो ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, तो इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इसमें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ठीक है। और जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है वो क्या है? वो इन्फिनिटी, मतलब अनंत। तो कोई डाउट होगा यहां पर? मेरे को लगता है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है। तो जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है वो अनंत है। मतलब अनंत मतलब हम उसको पता ही नहीं कर सकते हैं। ये था हमारा प्राकृत संख्या। अब जो दूसरी संख्या है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इंग्लिश में हम इसको होल नंबर्स भी बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो। कहां से? 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, तो उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 एंड इंफिनिटी। तो ऐसे संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। अब जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो क्या है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? आप बोलेंगे इन्फिनिटिव, अनंत। आप एक चीज हमेशा रखिए, कोई भी जो संख्या है, चाहे वो प्राकृत हो चाहे पूर्ण संख्या हो, आप कभी भी बड़ी संख्या को प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि संख्याओं का कोई भी अंत होता नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो इन्फिनिटी मतलब अनंत, मतलब आप उसको पता ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका पूर्ण संख्या। अब इसी में क्वेश्चन बनता है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का हिस्सा है कि पूर्ण संख्या प्राकृत का हिस्सा है? तो यहाँ पर जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं सभी की सभी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ जाती है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत में आती है? नहीं आती है। कौन सी संख्या? 0। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या का हिस्सा है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। चलिए अब जो तीसरी संख्या है वो क्या है? इंटीजर्स, जिसको हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं। पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है। अब पूर्णांक है क्या? तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बनाना चाहूंगा। ये क्या हो गया हमारा? एक नंबर लाइन। ठीक है। ये हो गया 0। 0 के दाएं तरफ हम कौन सी संख्या लिखते हैं? धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। और 0 के बाएं तरफ नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, माइनस इंफिनिटी। ठीक है। अब पूर्णांक है क्या? ये जो 0 के दाएं तरफ है इन संख्याओं को आप क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर्स। और जो ये 0 के बाएं तरफ है ये कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। और 0 क्या है? ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है। तो अब हमको पूर्णांक के बारे में जानना है कि पूर्णांक है क्या। ठीक है। तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 के मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। सभी की सभी धनात्मक संख्या, सभी की सभी ऋणात्मक संख्या और 0 से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं उनको ही हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है। तो पूर्णांक में आपका धनात्मक भी काउंट होगा, ऋणात्मक भी काउंट होगा और 0 भी काउंट होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 क्या है तो आप क्या बताएंगे? पूर्णांक। 3 क्या है तो आप क्या बताएंगे? पूर्णांक। 0 क्या है? पूर्णांक। -2 क्या है? पूर्णांक। मतलब पूर्णांक में आपका धनात्मक भी आता है, ऋणात्मक भी आता है और 0 भी आता है। कोई डाउट यहाँ पर? चलिए अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है? सबसे बड़ी पूर्णांक, याद रखिएगा, सबसे बड़ी पूर्णांक, सबसे बड़ी पूर्णांक। तो सबसे बड़ी यदि आपको पूर्णांक संख्या पता करना है तो याद रखिए बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? नंबर लाइन में दाएं तरफ जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जैसे 0 से बड़ी 1, 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, तो ऐसे करके आपको कहां तक जाना पड़ेगा? अनंत तक जाना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी जो पूर्णांक संख्या होती है वो अनंत होती है। मतलब आप अनंत मतलब बड़ी संख्या को आप ज्ञात ही नहीं कर सकते। अब सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी कौन सी पूर्णांक संख्या? तो आप जानते हैं कि यदि आपको छोटी संख्या पता करना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं तरफ जाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं पूछूं 2 से छोटी
1, 1 से छोटी 0, 0 से छोटी -1, -1 से छोटी -2। तो ऐसे करके आपको कहां तक जाना पड़ेगा? -इन्फिनेटिव तक। तो जो सबसे छोटी पूर्णांक है वो -इन्फिनेटिव है। क्लियर हो गया होगा? तो सबसे बड़ी पूर्णांक इन्फिनेटिव और सबसे छोटी पूर्णांक -इन्फिनेटिव। ठीक है। अब यहां पर ये देखिए, ये तो हो गया पूर्णांक के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के बारे में, तो ये जो 1 है ये क्या है? सबसे छोटी धनात्मक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक संख्या। तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या है? 1। और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या वो क्या हो गया आपका? इन्फिनेटिव। धनात्मक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? इन्फिनेटिव तक। तो सबसे छोटी धनात्मक 1 और सबसे बड़ी धनात्मक इन्फिनेटिव हो गई। अब जानेंगे थोड़ा सा ऋणात्मक संख्याओं के बारे में। ये जो -1 है ये क्या है? सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 1 से छोटा क्या होता है? 0, और 0 से छोटा क्या होता है? -1, -1 से छोटा -2, मतलब -1 से भी छोटा क्या है? -2, फिर -2 से छोटा -3। तो मतलब यहाँ पर -1 के बाद जितनी भी ये सभी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं -1 से छोटी है, इसलिए -1 को हम सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है? -1। और सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या -इन्फिनेटिव। तो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या हो गया? -इन्फिनेटिव। तो यहां पर मैंने धनात्मक के बारे में भी बता दिया, ऋणात्मक के बारे में भी बता दिया और पूर्णांक के बारे में भी मैंने बता दिया। एक चीज यहां पर मैं बताना भूल गया, क्या कि जितनी भी प्राकृत संख्या है और ये जितनी भी पूर्ण संख्या है, ये दोनों के दोनों पूर्णांक के हिस्से हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं सभी की सभी जो प्राकृत संख्या है 1 से लेकर अनंत तक, वो किस में आ रही है? पूर्णांक में आ जा रही है। और जितनी भी ये पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक, ये भी पूर्णांक में आ जा रही है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों पूर्णांक के हिस्से हैं। चलिए, अब जो अगली संख्या है वो है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं। अब परिमेय संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अंश बटे हर बोले तो इंग्लिश में हम इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सके और जहां हर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है। अब परिमेय संख्या में कुछ कंडीशंस होती हैं। जो अंश की वैल्यू होती है जो आप लेंगे, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आप जो अंश की वैल्यू लेंगे वो क्या ले सकते हैं? धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और 0 भी। और हर की जो वैल्यू लेंगे डिनोमिनेटर की, वो क्या क्या ले सकते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक। 0 आप नहीं लेंगे। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ऐसी संख्या जिसे आप अंश बटे हर के रूप में लिख सके, जहां हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अंश की वैल्यू आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और 0। और हर की वैल्यू क्या ले सकते हैं? केवल धनात्मक और ऋणात्मक, 0 नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 2/5। तो ये बताइए 2/5 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि ये 2/5 है, ये अंश बटे हर के रूप में लिखा है, जहां हर क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो ये आपका परिमेय संख्या है। चलिए, -2/5 क्या ये परिमेय संख्या है?
है। क्यों? क्योंकि इसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। -2 बटे -5 क्या ये एक परिमेय संख्या है? क्यों? क्योंकि इसे भी आपने अंश बटे हर के रूप में लिखा है। अब यहाँ पर और भी क्वेश्चन, जैसे क्या 2 परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे इसे सर ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या हो यदि उसके अपॉन में हर में कुछ नहीं लिखा है तो वहां पर हम 1 लिख सकते हैं। तो 2 भी आपकी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 को हम 2 बटे 1 लिख सकते हैं और ये किस रूप में आ गया? अंश बटे हर के रूप में आ गया। क्या 3 परिमेय संख्या है? तो है। क्यों? क्योंकि 3 को 3 बटे 1 लिख सकते हैं। क्या -4 परिमेय संख्या है? तो -4 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि -4 को भी 4 बटे -1 लिख सकते हैं। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी परिमेय संख्या है। अब मैं यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को भी आप 0/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी हैं ये सभी की सभी परिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि आपने इनको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो। ठीक है। अब जैसे कुछ और एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूंगा, क्या 2 बटे 0 परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन रखी थी कि जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है लेकिन हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब बताइए -3 बटे 0 क्या परिमेय संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। आप कोई भी संख्या लिखिए, सिर्फ कंडीशन क्या है? अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप परिमेय संख्या को समझ गए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके जहां हर 0 नहीं होना चाहिए। अंश की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और 0। और हर की वैल्यू क्या ले सकते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक। केवल 0 नहीं लेना है। ठीक है। जो अब हम अगली संख्या के बारे में जानेंगे वो है अपरिमेय संख्या, जिसे हम इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या क्या है? तो ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर बोले तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक है, ना लिखा जा सके। तो ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में ना लिखा जा सके उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 0.10 100 100 एंड सो ऑन। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आप इसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। और भी एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, जैसे हो गया 1.732 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है? आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आप इसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। अब और भी एग्जाम्पल है, जैसे पाई। पाई भी आपका क्या है? पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? ठीक है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये एक राउंड फिगर में 22/7 बनाया गया है। जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 1.732 एंड सो ऑन। तो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है? 1.732 एंड सो ऑन। इसीलिए पाई को क्या बोला गया है? अपरिमेय संख्या कहा गया है। ठीक है। तो ये भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या। पाई भी आपकी अपरिमेय संख्या है। और भी एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे √2 √3 √5 √6 √7 √8 √10। ठीक है। ये यहाँ पर जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती हैं ये सभी की सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में ना लिखा जा सके उसे हम
अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ रूट संख्याएं नहीं लिखा है। ठीक है, ये सभी की सभी क्या है ये बताइए पहले, ये सभी की सभी अपरिमेय है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ रूट संख्याएं नहीं लिखी, जैसे कौन सी नहीं लिखा है, रूट 1 नहीं लिखा है। ठीक है, रूट 4 नहीं लिखा है, और कौन से नहीं लिखा, रूट 9 नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं ये आपका परिमेय है। क्यों, क्योंकि रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, मतलब अंश बटे हर के रूप में आपने इसे लिख दिया, तो ये आपकी कौन सी संख्या हो गई, परिमेय। रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी अंश बटे हर के रूप में लिख गया। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या। रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, 3, और 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3/1, तो ये भी आपकी क्या हो गई, अंश बटे हर के रूप में आपने इसे लिख दिया, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या। तो ये वाली रूट संख्याएं आपकी अपरिमेय, और ये वाली रूट संख्याएं जो हैं ये आपका परिमेय है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप अपरिमेय संख्या को समझ गए होंगे। अब जो अगली संख्या है वो है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या, अगली जो संख्या है वो क्या है, वास्तविक संख्या। इंग्लिश में हम इसको रियल नंबर बोलते हैं। अब वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या। अभी मैंने आपको बताया था परिमेय होती क्या है, और अपरिमेय संख्या, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको अपरिमेय संख्या के बारे में भी बताया है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण से जो संख्या बनती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण से बनने वाली संख्या को ही हम वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में आपका परिमेय संख्या का भी एग्जाम्पल आ जाएगा और अपरिमेय संख्या का भी एग्जाम्पल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा जैसे 2, तो 2 क्या है, आपका वास्तविक संख्या। 3 भी क्या है, वास्तविक संख्या। -2/5 भी क्या है, वास्तविक संख्या। पाई भी क्या हो गई आपकी, वास्तविक संख्या। ठीक है, 0.10, 100 एंड सो ऑन, ये भी क्या हो गई आपकी वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या है क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण से जो संख्या बनती है उसे ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में आपका परिमेय का भी एग्जाम्पल आ जाएगा और अपरिमेय का भी एग्जाम्पल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाना चाहूंगा जिससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहली संख्या मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या था, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, सभी की सभी जो प्राकृत संख्या होती है वो किसका हिस्सा है, मैंने बताया था वो पूर्ण संख्या का हिस्सा है, होल नंबर। सभी की सभी प्राकृत संख्या किसका हिस्सा होती है, पूर्ण संख्या का। सभी की सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या ये किसके हिस्से हैं, ये हो गए पूर्णांक के, इंटीजर्स के। ठीक है, सभी की सभी प्राकृत संख्या, सभी की सभी पूर्ण संख्या और सभी की सभी पूर्णांक संख्या ये किसके हिस्से हैं, ये परिमेय संख्या के हिस्से हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के हिस्से। कोई डाउट? चलिए अब मैं यहाँ पर अपरिमेय संख्या लिखना चाहूंगा, अपरिमेय, जिसको इर्रेशनल नंबर भी हम कहते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या का इन संख्याओं से कोई भी रिलेशन नहीं है। अपरिमेय संख्या का प्राकृत से कोई रिलेशन नहीं है, अपरिमेय संख्या का पूर्ण से भी कोई रिलेशन नहीं है, पूर्णांक से भी कोई रिलेशन नहीं है और परिमेय से भी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और इन सभी संख्याओं के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स।
ठीक है। तो ये डायग्राम से आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिर से बताना चाहूंगा कि सभी की सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी की सभी प्राकृत और पूर्ण पूर्णांक संख्या है, सभी की सभी प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक के सभी किसके हिस्से हैं, परिमेय के। और यहाँ पर प्राकृत पूर्ण पूर्णांक परिमेय और अपरिमेय संख्या ये सभी किसके हिस्से हैं, वास्तविक संख्या के हैं। और एक चीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब भी आप अंदर से बाहर जाएंगे, क्या अंदर से बाहर, अंदर से अगर आप बाहर गए तो वो क्या है, सही होगा। लेकिन अगर आप बाहर से अंदर आए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर से अंदर आए मतलब आप कोरोना लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी आप अंदर से बाहर जाएंगे तो वो सही, मतलब कि प्राकृत संख्या, जैसे मैं पूछूंगा क्वेश्चन, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो क्या होगा, सही। क्यों? क्योंकि आप अंदर से बाहर जा रहे हैं। क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से बाहर जा रहे हैं। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या पूर्णांक प्राकृत है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि आप बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम। चलिए, तो अब जो हम अगली संख्या के बारे में जानेंगे वो है काल्पनिक संख्या, जिसे हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है क्या? ऐसी संख्या जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना ही कर पाए, जो वास्तविक ना हो, तो उन संख्याओं को हम इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। मुझे लगता है अभी आप नहीं समझ पाए होंगे, कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती हैं, यदि उसके अंदर माइनस का साइन है तो उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट -1, ये आपकी क्या है, काल्पनिक संख्या। अंडर रूट -2, ये भी आपकी काल्पनिक संख्या। अंडर रूट -3, ये भी आपकी काल्पनिक संख्या है। अंडर रूट -4, ये भी काल्पनिक संख्या है। ठीक है। अंडर रूट -10, ये भी काल्पनिक संख्या है। तो जितनी भी रूट वाली संख्याओं के अंदर माइनस का साइन है, ये सभी की सभी काल्पनिक संख्या होती है। तो इन्हीं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है। और काल्पनिक संख्या को हम यहाँ पर आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, आयोटा का जो मतलब होता है वो होता है अंडर रूट -1। ठीक है। तो अंडर रूट -1 के लिए हम कौन सा चिन्ह दर्शाते हैं, आयोटा। तो जैसे यहाँ पर ये लिखा है अंडर रूट -1, इसका मतलब क्या होगा, आयोटा। अंडर रूट -2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1। ठीक है। तो आप जानते हैं रूट 2 को तो रूट ही 2 लिखेंगे। ठीक है। और -√1 को आप क्या लिख सकते हैं, किससे दर्शाते हैं, -√1 को आयोटा से दर्शाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आयोटा। तो रूट 2 इंटू आयोटा क्या हो गया, √2 आयोटा हो गया। ठीक है। -√3 के लिए आप कैसे आप लिख सकते हैं, सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, √3 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है। अब -√4 को भी आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 आयोटा। लेकिन आप जानते हैं √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो √4 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2, और क्या लिख दिया, आयोटा। तो इस तरीके से आप -√1 को आयोटा से दर्शाएंगे, -√2 को √2 आयोटा से दर्शाएंगे, -√3 को √3 आयोटा से दर्शाएंगे, -√4 को आप किससे दर्शाएंगे, 2 आयोटा से दर्शाएंगे। तो ये जितनी भी संख्याएं यहाँ पर मैंने लिखी हैं, ये सभी की सभी काल्पनिक संख्या है। ठीक है। तो इस तरीके से हम काल्पनिक संख्या के बारे में जानेंगे। तो अभी आपने जाना कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो वास्तविक ना हो, उन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। या हम एक सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं, जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती हैं, यदि हम उसको नेगेटिव नंबर के साथ राइट कर दें तो हमारी क्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या। अब जो हम अगली संख्या के बारे में जानेंगे वो क्या है, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, अब ये सम्मिश्र संख्या होती क्या है, तो जो सम्मिश्र संख्या होती है वो है वास्तविक प्लस काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या
के मिश्रण से जो संख्या बनती है वो क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिश्रण से बनने वाली संख्याओं को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को हम जनरली a से रिप्रेजेंट करते हैं और काल्पनिक संख्या को हम अभी हमने समझा था आयोटा b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी संख्या यदि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है तो उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, तो 2 क्या है? आपकी एक वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे √3 आयोटा, और ये आपकी कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। तो इनके मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। तो 2 + √3 आयोटा ये कौन सी संख्या है? ये सम्मिश्र संख्या है। और भी एग्जाम्पल में लिखना चाहूंगा 5 + 4 आयोटा, ये कौन सी संख्या है? वास्तविक। और ये कौन सी संख्या है? ये आपकी हो गई काल्पनिक संख्या। तो ये भी आपकी ये जो पूरी संख्या है ये क्या है? सम्मिश्र संख्या। तो जरूरी नहीं है यहाँ पर आप प्लस राइट करो, आप यहाँ पर नेगेटिव भी राइट कर सकते हो, माइनस भी राइट कर सकते हैं। जैसे 1-2 एग्जाम्पल और मैं लिखना चाहूंगा 7 - √5 आयोटा, ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी सम्मिश्र संख्या है। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिश्रण से बनने वाली संख्याओं को ही हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये पूरा नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। ठीक है, अब आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में।